नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। जैसा कि आप जानते हैं, अपने द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल लेकर के अपनी इंग्लिश मजबूत बनाते हैं। तो इसके तहत अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं अपना, ताकि अपना रीडिंग और स्कीमिंग अच्छा हो। साथ ही साथ हम नई वोकेबलरी सीखते हैं, जिसमें अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग भी देखते हैं। साथ ही साथ अपने कोई करंट इश्यूज होता है तो बर्निंग टॉपिक्स है नेशनल और इंटरनेशनल के, एक वैरायटी, एक रेंज ऑफ काफी बड़ी होती है। इसके अंदर विविधतापूर्ण टॉपिक्स है जो हम हर दिन कोई न कोई नया अच्छा आर्टिकल चुनते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर भी अपडेट रहे। और उसी के माध्यम से, क्योंकि वो हमें अपने काम में आने वाली चीज है, तो एक नए करंट अफेयर से रिलेट करके आपको नई वोकैब सिखाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगता हो और यही आपका प्यार बना रहे। आप हमेशा इस सेशन को है जो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो औरों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो आइए आज अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन रहने वाला है फिजियोलॉजी में मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज दिया गया है उन दो वैज्ञानिकों पर केंद्रित है। तो देखते हैं वे कौन कौन है और आज का आर्टिकल क्या रहने वाला है। तो 4 अक्टूबर के द हिंदू एडिटोरियल के ओपिनियन और एडिटोरियल्स कॉलम में पेज पर आपको ये आर्टिकल मिलने वाला है। वहां से अपने देखते हैं आज के आर्टिकल में क्या क्या नई वोकैब आने वाली है। तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे, स्टार्टिंग में ही वोकैब आ रही है। पहला है पैथ ब्रेकिंग, एडजेक्टिव है पायनियरिंग और इनोवेटिव, अग्रणी या नवाचारी। कोई भी इनोवेटिव वर्क होता है, कोई नया काम होता है जो आगे के लिए हमें अच्छा बताए और फर्स्ट टाइम हो, तो वो इनोवेटिव है, नवाचारी है, पायनियरिंग एक्ट है। सिनोनिम्स पायनियरिंग या अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल होता है परंपरागत, क्या होता है परंपरागत, और अगर अनकन्वेंशनल है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अपरंपरागत हो गया, यानी एक नया नवाचारी प्रारूप हो गया। कॉबवेबी, कॉबवेब होता है जैसे मकड़ी का जाला होता है, तो उसके अंदर वेब्स ऐसे बने होते हैं, जाले बने होते हैं। तो जो जाल में उलझा हुआ हो, पुरानी रूढ़ी के अंदर उलझा हो, परंपरागत, तो कॉबवेबी इसका एंटोनिम हो गया। नॉट अपडेटेड, जो अपडेट नहीं है यानी आउटडेटेड है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। Their path-breaking work opened up a new era in cancer research. साइंटिस्ट का जो पैथ ब्रेकिंग इनोवेटिव काम है, उसने एक नए एरा यानी युग, एरा का मतलब होता है युग, एक नए युग की शुरुआत कर दी। साइंस के अंदर, कैंसर रिसर्च के अंदर एक नए युग की शुरुआत कर दी। तो एरा का मतलब होता है युग। तो ये आपकी एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज के आर्टिकल में, टिक ऑल द बॉक्सेस। यस, एक फ्रेज है टिक ऑल द बॉक्सेस, इनफॉर्मल यूज करते हैं इसका, अनौपचारिक यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। फुलफिल ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, आशानुकूल होना, जैसे मार्क करना होता है टिक ऑल द बॉक्सेस, अर्थात आपने कह दिया यस दिस इज राइट, दिस इज राइट। आपने सोचा कि हम कोई काम करेंगे और सबके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, तब हम इसका प्रयोग, फ्रेज का प्रयोग करते हैं, टू टिक ऑल द बॉक्सेस। मींस डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिले, डिजायर्ड आउटकम आपको मिले, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इफ यू आर आफ्टर समर थ्रिल्स देन दिस टिक्स ऑल द बॉक्सेस। अगर आपको समर थ्रिल्स पसंद है, ग्रीष्मकालीन रोमांच पसंद है, देन दिस टिक्स ऑल द बॉक्सेस, ये बात आपके लिए बिल्कुल बी फिटिंग है। तो आपके लिए क्या हो, बी फिटिंग हो कोई चीज, उस अर्थ में डिजायर्ड आपको आउटकम मिले, तो वहां अपने इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज सबसे पहले इसका देखें प्रोनाउंसिएशन। रिकॉग्नाइज वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है,
उच्चारण है इसका रिकॉग्नाइज। यहां पर देखो ओ की ध्वनि है वो ए वाली आ रही है, रिकॉग्नाइज। तो पहचानना, आइडेंटिफाई करना, एक्नॉलेज करना। तो समवन और समथिंग, आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग एनकाउंटर्ड देम बिफोर और नो अगेन। आपको पहले से किसी से मिले हो फिर से उनको जान लेना, तो पहचानना उसके अर्थ में आता है। सिनोनिम हो गया एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करना यानी स्वीकार कर लेना, या एक्नॉलेज प्राप्ति लेना, एक्सेप्ट करना स्वीकारना, कंसीड करना मान लेना जान लेना, डिसअप्रूव करना असहमत होना या ओवरलुक अनदेखा करना या न पहचान पाना। So Julia hardly recognized Jill when they met. जूलिया ने मुश्किल से ही है जो जिल को पहचाना जब वे मिले, जब वे मिले। So स्वीकारना, एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस, किसी के अस्तित्व को स्वीकारना, वैलिडिटी देना, वैधता देना या लीगलिटी ऑफ द डिफेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन ब्रिटिश लॉ। So the defense is recognized in British law. So validity और legality of the defense is recognized in British law एक एग्जांपल हो गया कि ब्रिटिश कानून में इस चीज को स्वीकारा जाता है। तो रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट बनता है। मान लो आप कोई ऑफिशियल वर्क करते हो तो उसके अंदर हम कोई न कोई फी आदि डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, कोई लेटर आदि जाता है ऑफिशियली तो उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। तो ये प्राप्ति के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आज का है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, कोलैबोरेशन। इसमें आप देखें जब भी मल्टी सिलेबल वर्ड हो यानी जिसमें ध्वनि के दो से अधिक टुकड़े हों तो इसमें देखें कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर ये जो है अनस्ट्रेस्ड है और ये स्ट्रेस्ड है, तो जो आर ए वाला जो पार्ट है इस पर स्ट्रेस मार्क लगा है। तो यहां पर देखें सबसे ज्यादा साउंड का बल दिया गया है, तो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, तो इस पर जोर दिया गया है। तो कोलैबोरेशन सी से यहाँ क का साउंड आ रहा है। तो थोड़ी सी फोनेटिक की चर्चा कर लेते हैं अपने। आप देखो ये क्या है कार, ये क्या है कट और ये क्या है काइट। तो इनको अपने प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो इसका ऐसे होता है काइट, का, ओ कट, ये इसके फोनेटिक हो गया। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया काइट, का, कट। तो यहां पर क्या है सी से क्या आ रहा है कै का साउंड आ रहा है, तब अपना सिंबल ये यूज करेंगे। अगर मान लो सी से अपना से का साउंड आए तो हम ये सिंबल यूज करते हैं क्योंकि ये से की ध्वनि दे रहा है, जिसे अपने बोलते हैं नाइस, ट्वाइस, थ्राइस। तो सी ई से की साउंड आ रही है तो ये हो गया नाइस। तो यहाँ इसका सिंबल सी ई का ये बनेगा, ई साइलेंट है इसमें, तो ये सी ई से की ध्वनि आ रही है। तो जहां भी सी दिख जाए तो बार बार कै भी नहीं बोलना है, सी से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोलैबोरेशन सिनोनिम हो गया कोऑपरेशन या अलायंस, सहयोग करना या साथ हो लेना। एंटोनिम हो जाएगा रेसिस्टेंस, विरोध करना, एजिटेट करना, अकेला चलना, सोलो होना, एकला चलो रे। He wrote a book in collaboration with his son. उसने अपने पुत्र के है जो सहयोग से एक पुस्तक लिखी। तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहभागिता करना, तो की सहभागिता में, तो सहभागिता करना या सहभागी होना, ये इसका कोलैबोरेशन का हो गया। बैंक इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करता है फाइनेंस को लेकर के या नए प्रोजेक्ट को लेकर के। इन विट्रो मेडिकल का वर्ड है, इन विट्रो, इन विट्रो, ओ दिखते देखो यहाँ ओ की ध्वनि है, इन विट्रो, इन विट्रो। ये जो सेकंड पार्ट है विट्रो, इस वी पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, ये बोर लगा है। प्रोनाउंसिएशन में देखें यहाँ पर
बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा जोर से बोलना है, इसको हल्का। इन विट्रो, इन विट्रो कृत्रिम परिवेश ये है, यानी हमारे मानव निर्मित वातावरण परिवेश। एडजेक्टिव है ये, विशेषण के रूप में इसको प्रयोग लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ऑफ ए प्रोसेस किसी प्रक्रिया के अंदर, परफॉर्म्ड और टेकिंग प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, ऐसी प्रक्रिया जो कोई टेस्ट ट्यूब में हो या कल्चर डिश के अंदर हो, मेडिसिन में जिसमें अपने बोलते हैं जो कुछ नए प्रयोग करने का साधन। और एल्सवेयर आउटसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग और सजीव ऑर्गेनिज्म अंग के बाहर कोई कृत्रिम वातावरण में कुछ पैदा किया जाए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं वहां पर आउटसाइड वर्म, जो वर्म होता है उसके बाहर है, जो गर्भ के बाहर टेस्ट ट्यूब में है, जो कल्चर डेवलप करते हैं, तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एडवर्ब भी है, इन ए टेस्ट ट्यूब और कल्चर डिश और एल्सवेयर आउटसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एडवर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग हो जाएगा। सिनोनिम होगा इसका आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सो कृत्रिम प्रजनन की प्रक्रिया, या आउटसाइड द वॉर्म, या गम के बाहर, गर्भ के जो बाहर है जो प्रजनन की प्रक्रिया करना। एंटोनिम हो जाएगा एक्सटर्नल, बाह्य, या एलियन, या यूजेस देखते हैं। द पैरासाइट्स कुडंट बी ग्रोन इन विट्रो, पैरासाइट्स है उनको इन विट्रो है जो उनको कृत्रिम प्रवेश में है जो ग्रो नहीं किया जा सकता, तो उनको क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। इन विट्रो के बाद आया है नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, तो इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन शब्द है जो एक साथ भी यूज कर सकते हैं अपने। इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन है जो बोल सकते हैं अपने, जैसे आगे आज के आर्टिकल में है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। अब आप देखो इसमें स्क्रिप्शन, जो ये जो पार्ट है इस पर स्ट्रेस किया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, आ की ध्वनि है, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन, तो ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये इसकी साउंड होगी। प्रतिलेखन या प्रतिलिपि करना, कॉपी करना, उसको एक चीज की दूसरी कॉपी तैयार कर लेना, हूबहू रेप्लिका बनाना। सो रिटन और प्रिंटेड वर्जन ऑफ समथिंग और ए ट्रांसक्रिप्ट, जैसे भी कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है तो उसका हिंदी में ट्रांसक्राइब करना, सुन करके लिखना भी ट्रांसक्रिप्ट होता है। तो ट्रांसलेशन करना, फोटोकॉपी करना, मॉडल करना, रेप्लिका अनुकृति तैयार करना। एंटोनिम हो जाएगा ओरिजिनल होना या डिफरेंस होना, अंतर आ जाना, मौलिक होना, तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया। यूजेस देखते हैं, दे प्रोड्यूस्ड ए कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जर्नल्स, उन्होंने है जो एक पूरे जर्नल का ट्रांसक्रिप्शन प्रस्तुत किया, ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया, या अनुकृति या प्रतिलिपि प्रस्तुत की। बायोलॉजी में क्या है, जो कि आज हमारा जो आर्टिकल है जो बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी के अंदर क्या है, एज रिलेटेड टू जीनोमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आरएनए कॉपी ऑफ ए जीन्स डीएनए सीक्वेंस, किसी जीन के डीएनए सीक्वेंस की आरएनए कॉपी तैयार करना। डीएनए आरएनए आप जानते हो डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है या राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसको डीएनए की आरएनए कॉपी तैयार करना। सो दिस कॉपी कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, या इसे एमआरएनए कहते हैं। जब डीएनए की आरएनए कॉपी होती है तो इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स के जो सीक्वेंस है, कोड है, उनका मैसेंजर के रूप में एसएमएस ले जाने का काम करता है, व्हाट्सएप का काम करता है। कैरीज द जीन्स प्रोटीन इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन डीएनए, तो उसमें जो जीन की जो प्रोटीन की जो सूचना होती है वो उस डीएनए में होती है और उसकी कॉपी आरएनए में हो जाती है, तो उसे एमआरएनए कहते हैं। और इसी चीज की जो साइंटिस्ट खोज की उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ट्रांसक्रिप्शन आ गया। गेट रीड ऑफ फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है रीड की, रीड यानी छुटकारा पाना, तो गेट रीड ऑफ से छुटकारा पाना। सो टेक एन एक्शन सो एज टू बी फ्री ऑफ ए ट्रबलसम और अनवांटेड पर्सन और थिंग, किसी अनचाहे व्यक्ति या वस्तु से आप है जो फ्री हो जाना चाहते हो, उसे छुटकारा पाना चाहते हो। तो डिस्पोज ऑफ या डू अवे विद, इसके सिनोनिम हो गए दूर रहना या से दूर रहना। डिस्पोज ऑफ या डू अवे विद मींस
गेट रिड ऑफ से छुटकारा, गेट फ्री फ्रॉम। एंटोनिम हो जाएगा बियर करना, सहन करना, होल्ड करना, बनाए रखना। यूजेस दे हैव बीन कंपेनिंग टू गेट रिड ऑफ द टोल टैक्स फॉर 20 ईयर्स। वे लोग टोल टैक्स से छुटकारा पाने के लिए क्या कर रहे थे, कंपेन कर रहे थे, अभियान चला रहे थे। तो गेट रिड ऑफ टोल टैक्स, तो ये वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनक्वेट। इनक्वेट एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। इनक्वेट, ये देखो सेकेंड पार्ट आईएन, इसको कम स्ट्रेस किया गया है और क्वेट इसको स्ट्रेस किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एच बिल्कुल साइलेंट है, एच की कोई साउंड नहीं है। तो कोई अक्सर साइलेंट है तो वो अपने को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देख के पता चल जाएगा। इनक्वेट, तो एच की कोई साउंड नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन में नहीं लिखा गया है। इस सेकेंड सिलेबल को स्ट्रेस किया गया है तो इनक्वेट, एव, एव की ध्वनि है तो इनक्वेट, तो बोलेंगे इसको प्रारंभिक या अपूर्ण, जो मैच्योर नहीं हो। जस्ट बिगिन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, तो कोई चीज अभी शुरू हुई है और वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, नया नया, नोवाइस कह सकते हैं अपने। इमेच्योर, रुडिमेंट्री, रुडिमेंट्री या इमेच्योर। एंटोनिम हो जाएगा मैच्योर यानी परिपक्व होना, या डेवलप्ड होना यानी पूर्णतः विकसित होना। तो जो पूरी तरह से विकसित है वो क्या है, मैच्योर है, जो परिपक्व है। तो परिपक्व इसका ऑपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिपक्व हो गया। जो अपरिपक्व हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इनक्वेट कहेंगे। यूजेस स्टिल इनक्वेट डेमोक्रेसी। अब जैसे ये नेपाल का जो लोकतंत्र है, भूटान का, वो उसे हम कह सकते हैं इनक्वेट डेमोक्रेसी। तो जहां पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकसित नहीं हुई है तो अपने कह सकते हैं इनक्वेट डेमोक्रेसी। जो हाल ही में बना हो, नया नया हो। नोवाइस। फ्यूशन, फ्यूशन का मतलब होता है सफलता, वांछित परिणाम, परिपक्वता। फ्यूशन, TION की ध्वनि हमेशा स होती है, और जब TION की ध्वनि जब भी स आती तो स का सिंबल ये होता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो फ्यूशन, परिपक्वता, द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ ए प्लान और प्रोजेक्ट। किसी भी योजना का वांछित परिणाम में परिणत होना, फुलफिलमेंट या रियलाइजेशन, तो सफलता मिलना, वांछित परिणाम प्राप्त करना। एंटोनिम हो जाएगा इंसेप्शन, शुरुआत करना, कमेंसमेंट, आरंभ करना। तो आपने कोई चीज है जो आरंभ की है, कोई योजना आदि, तो शुरुआत करना, स्टार्ट कर देना। द प्लान्स हैव कम टू फ्रूएशन रेदर सूनर देन एक्सपेक्टेड। जो योजनाएं हैं तो जैसा कि प्रत्याशित था उससे बहुत पहले ही सफलता में बदल गई, यानी हमने वांछित परिणाम प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट, आज का वर्ड ऑफ द डे, लो जी, वर्ड ऑफ द डे। आज के दिन का जो मुख्य शब्द है DNA, RNA और mRNA, तीनों शब्द है जो अच्छी तरह समझाएंगे। आप जब भी कुछ भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको जो वर्ड होते हैं उनके लिटरल मीनिंग नहीं, उनके बारे में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो DNA, RNA, mRNA शब्द है जो साइंस में आप सभी ने पढ़ रखे हैं, छोटी छोटी सभी को जानकारी है थोड़ी बहुत, लेकिन अपने साइंटिफिकली थोड़ा पूरा डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। DNA पूरा नाम है इसका डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एब्रीवेटेड यानी शॉर्ट फॉर्म इसे होता है DNA, इज द मोलेक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग, कार्य और विकास के लिए जिसमें जेनेटिक, जीन संबंधी सूचना, वो उस मोलेक्यूल को क्या कहते हैं, DNA कहते हैं। कि हमारा DNA क्या है, तो उसमें हमारे जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी। अब आप देखें ये दो चित्र है, एक RNA और ये DNA। तो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर क्या होता है, ये बीच में देखो दो बेस पेयर होते हैं और
इस हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट इसमें ये होता है जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इसके अंदर आप ध्यान देखें, एक पट्टी ये इधर से चल रही है और एक पट्टी ये इधर से चल रही है, ये दो स्ट्रिप्स होते हैं इसके अंदर, एक और दो। जबकि आरएनए में देखो ये एक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहले अपने देखते हैं डीएनए की पहचान होगी, इसके अंदर दो रस्सी की तरह ऐसे दो पट्टियां आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, एब्रीविएशन इसका आरएनए है। इज ए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, ये सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। दैट हैज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज टू डीएनए, स्ट्रक्चर में तो ये डीएनए जैसा ही होता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। अनलाइक डीएनए, डीएनए की तरह नहीं। हाउएवर आरएनए इज द मोस्ट ऑफन सिंगल स्ट्रैंडेड, ये क्या होता है, ये देखो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें भी ये सिंगल स्ट्रैंड्स है, इसमें देखो डबल है और इसमें सिंगल है। An RNA molecule has a backbone made of alternating phosphate groups and the sugar ribose rather than the deoxyribose found in DNA। तो ये इसका मूलभूत इसमें से अंतर हो गया आरएनए और डीएनए का। नेक्स्ट है एमआरएनए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और एमआरएनए के वजह से ही हमारे कोविड में जान बची है। तो भाई एमआरएनए क्या है? एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर, मैसेंजर संदेशवाहक। तो एम का मतलब हुआ संदेशवाहक। अब डीएनए से आरएनए और आरएनए से एमएनए तीनों जानते हैं। इन मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी एमआरएनए, इसमें एम को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा लोअर केस में और आरएनए कैपिटल्स में होगा। तो इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है ऑफ आरएनए दैट कोरेस्पोंड्स टू द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ ए जीन, जिसमें किसी भी जीन का है जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है कि जीन्स किस किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हुए हैं उसकी कॉपी बनती है। एंड इज रेडी बाय ए राइबोसोम इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ए प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में इसको तैयार किया जाता है। तो ये पूरी उसकी जो सीक्वेंस की जो डीएनए के अंदर जो भी सूचना है उसको एग्जैक्ट कॉपी करके रखता है। अब आप इसकी चित्र में देख सकते हैं, ये पहले क्या है, डीएनए दिखाया गया है। डीएनए से उसकी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, यानी इस डीएनए की फोटोकॉपी हो गई है। पहले ये डीएनए है, डीएनए से उसको एमआरएनए कर लिया। एमआरएनए का मतलब है वो डीएनए की फोटोकॉपी है, उसकी रेप्लिका है, उसकी एज सैंपल है, एज इट इज। अब इसमें आपको है जो एक मैच्योर एमआरएनए दिखाया गया। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रिप्टोफेजम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के ट्रांसलेशन करके उसकी एक कॉपी तैयार कर ली जाती है। तो इसे ये एमआरएनए बनाने की पूरी प्रोसेस है। तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर डीएनए भी होता है, डीएनए से आरएनए और उसका एमआरएनए कैसे तैयार होता है जैसा कि साइंटिस्ट ने किया है, और उसी सफलता पर आज हमारा आर्टिकल है। तो आज का एडिटोरियल देखते हैं। कॉर्टेसी है द हिंदू से, 4 अक्टूबर का है। शॉट इन द आर्म, आपको याद होगा आपकी बाह में यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ था कोविड-19 का, जिस वजह से आज हम ये सब देख सुन पा रहे हैं। सो थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट्स हु शेयर द ह्यूमैनिटी ऑन द प्लेनेट अर्थ। शॉट इन द आर्म ऑन द मेडिसिन नोबेल प्राइज 2023। मेडिसिन का जो फिजियोलॉजी का जो 2023 का नोबेल पुरस्कार लिया है उसके पर ये आर्टिकल रहने वाला है। तो ये पुरस्कार मिलने वाले व्यक्ति कौन है, सबसे पहले उस महत्वपूर्ण हस्ती को थोड़ा सा देख लिया जाए। ओहो, चित्र नहीं डाला, चलो कोई नहीं। आज है जो हमारे एडिटोरियल को ही देखते हैं, फोटो उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ किसी वजह से। So shot in the arm. So the success of COVID-19 mRNA vaccine picked the Nobel winners this year. अब इस साल का जो कोविड-19 की सफलता मिली mRNA से, mRNA वैक्सीन
अब आपसे जीके में क्वेश्चन भी आता है कि कोविड-19 किस तरह की वैक्सीन है, तो आप कहोगे डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन या एमआरएनए वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर इज दैट एमआरएनए वैक्सीन है। तो टाइप ऑफ कोविड वैक्सीन इज एमआरएनए वैक्सीन है। तो एमआरएनए वैक्सीन है। इसकी सफलता ने ही क्या है, इस साल के नोबेल प्राइज को पिक किया है, सेलेक्ट किया है। सो ऑल नॉमिनीज फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैव path breaking innovative achievements to their credit। जितने भी नॉमिनी हुए थे जिनका नामकरण आया था फिजियोलॉजी के अंदर, उन सब ने अपनी path breaking इनोवेटिव नई नई खोज की थी, सफलताएं प्राप्त की थी, उनको इसका श्रेय है। बट ऑफन द फाइनल चॉइस ऑफ द विनर माइट हैव a lot to do with the timing and the context। लेकिन अंततः जिसका चयन है, यानी जिन लोगों की अन्य जो नॉमिनी थे जिनको प्राइज नहीं मिला, उनका भी जो खोज थी वो कोई कम नहीं थी, लेकिन जो अंतिम रूप से फाइनल जो चॉइस हुई उसका आधार क्या रहा था, टाइमिंग एंड द कंटेक्स्ट, कि आपकी खोज की किस समय हुई थी और उसका संदर्भ क्या है। तो इन्होंने जो एमआरएनए वैक्सीन की जो खोज की थी और ये टेक्निक बताई थी, तो उसके बाद में अपने कोविड-19 आया और इसके अंदर इसने बहुत बड़ा योगदान दिया और इसी वजह से इनको विजेता घोषित किया। पहली विजेता इसमें कौन है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विशमैन, ये दो हैं। कैटलिन कैरिको एक हंगेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, महिला है, और ड्रू विशमैन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में प्रोफेसर है। तो ये दोनों ही प्रोफेसर है और इनकी संयोग से मुलाकात होती है और ये क्या खोज करते हैं देखते हैं। वुड हैव thus been safe bets for their work, तो ये उनके सफलता मिली। That enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19। तो कैरिको और डी विशमैन दोनों ने है जो अपने प्रभावशाली कार्य से इस वैक्सीन को सफलता दिलाई कोविड-19 में। सो द 2023 नोबेल अनाउंसमेंट कम्स एज ए नो सरप्राइज, तो 2023 की घोषणा कोई आश्चर्य नहीं रहा। गिवन दैट द बेनिफिट्स ऑफ द डिस्कवरी आर स्टिल कीपिंग पीपल अलाइव एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल्स, कि इनकी इस खोज की वजह से ही है लोग आजकल जिंदा हैं और अस्पतालों से बाहर हैं, तो इसलिए इनको डेफिनेटली क्रेडिट जाता है, इसका श्रेय जाना चाहिए और ये सही फैसला है। इट ऑल्सो टिक्स ऑल द बॉक्सेस, यस इट ऑल्सो टिक्स ऑल द बॉक्सेस, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, बिफिटिंग है, सही है। द नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन मस्ट बी अवार्डेड for a discovery that would confer the greatness benefit on mankind। नोबेल प्राइज उसको ही अवार्ड किया जाना चाहिए जिसकी खोज है जो ग्रेटनेस बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मानवता के अधिकतम लाभ के लिए, कल्याण के लिए हो, ऐसी खोज के लिए ही मेडिसिन का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वो कि बिल्कुल टिक द बॉक्सेस, बिल्कुल बिफिटिंग है। विच एमआरएनए अनडाउटेडली डिड, तो ये कार्य एमआरएनए की खोज ने किया निस्संदेह, undoubtedly without any doubt। And this Nobel Prize is also significant in that it recognizes, it acknowledges, ये इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि इस बात को ये एक्सेप्ट करता है, the contribution of a woman of science, ये एक वुमेन, महिला का विज्ञान में योगदान भी देता है, क्योंकि कैट्रिनो है जो उसके अंदर महिला है एक। So 13 women have now won the Nobel Prize for the medicine out of 225 awarded। तो जो 225 महिलाएं जिनको अवार्ड किया गया उनमें से 13 महिलाओं ने नोबेल प्राइज जीता है। एंड ओनली 62 women have won any Nobel Prize, और उन्हीं में से केवल 62 महिलाओं को कोई न कोई नोबेल प्राइज मिला है अगेंस्ट 894 मेन। 894 पुरुष है, उनमें से अब तक सो फार है जो 62 महिलाओं को ये मिल चुका है। तो ये महिलाओं के योगदान की चर्चा हो गई। द बेस्ट आउटकम्स, नेक्स्ट कहते हैं रिजल्ट। द बेस्ट आउटकम्स इनएविटेबली इमर्ज फ्रॉम द इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशंस। जो अच्छे परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, आउटकम का मतलब हुआ रिजल्ट, जो अच्छे रिजल्ट आते हैं वो निश्चित रूप से इनएविटेबली, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, वे इमर्ज, राइज फ्रॉम, वे उससे उभरते हैं, निकलते हैं। इंटरसेक्टरल, अगर हम अंतः क्षेत्रीय इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन करते हैं, सहयोग
करते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरसेक्टरल, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अगर हम कोलैबोरेशन करें, कोऑपरेट करें, तो उसे अच्छे परिणाम आते हैं। एंड स्टीडफास्ट साइंटिफिक रिसर्च कंडक्टेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, चाहे कितनी भी परेशानी हो उसके साथ में अगर हम स्टीडफास्ट साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन कैरिको, हंगेरियन जो बायोकेमिस्ट है, जो हंगरी की है और अमेरिका में रहती हैं, तो जो बायोकेमिस्ट है मुख्य रूप से कैटलिन कैरिको, बिकेम फैसिनेटेड विद mRNA, वो mRNA से आकर्षित हुई व्हेन इट वाज ए मियर पॉसिबिलिटी, जब ये केवल संभावना थी, इन ह्यूमन सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन डीएनए, मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो जेनेटिक सूचना होती है, जीन की जो सूचना होती है वो डीएनए के रूप में एनकोडेड होती है, कूटित होती है, इज ट्रांसफरेड टू मैसेंजर आरएनए, उसको ट्रांसफर किया जाता है, वहां से भेज दिया जाता है कॉपी करके आरएनए के अंदर, जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। एंड दिस इज द यूज्ड एज ए टेम्पलेट, और इसे बाद में एक टेम्पलेट के रूप में, एक सैंपल के रूप में यूज कर लिया जाता है, जो ऑलरेडी बनाया हुआ सैंपल हो, मॉडल हो, तो उसको है जो एक खाका तैयार हम कर लेते हैं, तो वो एक खाका बना लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर एज इट इज यूज कर लिया जाता है। सो ए टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन, तो वहां पर है जो प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स, और प्रोटीन्स है किसी भी सेल के मुख्य अवयव होते हैं, अंग होते हैं। एंड प्ले ए की रोल, मुख्य भूमिका निभाते हैं इन ग्रोथ एंड रिपेयर, और उस सेल की ग्रोथ और रिपेयर, वृद्धि और मरम्मत के अंदर वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। और ये जो अपने कैटलिन थे उनका मुख्य काम था। During the 1980s, a method called in vitro transcription, जो इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन की जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस थी, परमिटेड द आइडिया ऑफ यूजिंग mRNA, तो इन विट्रो टेक्नोलॉजी ने अनुमति दी कि आप mRNA का प्रयोग कर सकते हो फॉर वैक्सीन एंड द थेरेपी, वैक्सीन के लिए और थेरेपी करने के लिए, टू टेक ऑफ, बट enthusiasm to work on this flagged as several hurdles emerged, लेकिन ये उत्साह है थोड़ा कम पड़ गया, टू द वर्क फ्लैग्ड एज सेवरल हर्डल्स इमर्ज्ड, इस काम में बहुत सी बाधाएं आई, हर्डल्स यानी ऑब्स्टेकल्स, तो कई सारी बाधाएं इसमें उभरी, इंक्लूडिंग द चैलेंजेस इन डिलीवरी एंड द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, कि डिलीवरी के अंदर इसमें जो वैक्सीनेशन हम करते थे तो बड़े इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक सिम्टम्स या प्रतिक्रियाएं इसके अंदर आती थी। अनडेटरेटेड, बिना डेटरेट हुए, बिना रुके, कैरिको केप्ट ऑन द कोर्स ऑफ डेवलपिंग मेथड्स टू यूज mRNA फॉर थेरेपी। अब कैरिको ने क्या किया, बिना रुके, अनडेटरेड, डेवलपिंग मेथड्स टू यूज mRNA फॉर थेरेपी, उन्होंने क्या किया, mRNA थेरेपी के लिए अपने नए नए तरीके खोजने के प्रयास जारी रखा। When she was an assistant professor at the University of Pennsylvania, और ये कार्य उन्होंने कब किया, जब वो पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थी। She was then joined by immunologist वेसमैन, और बाद में वो इम्यूनोलॉजिस्ट, इम्यूनिटी जो काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेषज्ञ है, तो वेसमैन उनके साथ शामिल हो गए। Who was studying dendritic cells that have important functions in immune surveillance, और वो डेंड्रिटिक सेल्स पर काम कर रहे थे जिनका इम्यून सर्विलेंस, हमारी रोग प्रतिरोधक जो सर्विलेंस है उसकी निगरानी है, उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। एंड एक्टिवेशन ऑफ द वैक्सीन इंक्लूडेड इम्यून रेस्पॉन्सेस, और वैक्सीन को कैसे एक्टिवेट किया जाए जिसमें है जो इम्यून, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम का भी कार्य शामिल था। तो वो दोनों इसी एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। तो फिर देखते हैं आगे कैसे इनकी खोज बढ़ती है। ओवर द ईयर्स, वर्षों बाद, by making base modifications to the mRNA, they managed to ease delivery paths, तो काफी सारे बदलाव करने के बाद में mRNA में
वो है जो डिलीवरी पैच बनाने में सफल हुए एंड गेट रिड ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, कि mRNA से जैसे ही हम वैक्सीनेशन करते हैं तो जो परेशानी आ रही थी सबसे ज्यादा एलर्जेटिक रिएक्शंस की, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहे थे, तो उस पर उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। एन इनक्वाइट आइडिया वाज फाइनली टेज्ड इनटू फ्यूशन, एक जो आरंभिक आइडिया था, कमेन स्टार्टिंग जो आइडिया था, इमेच्योर आइडिया था, वो अंततः सफलता प्राप्त कर गया, फ्यूशन कर गया। दिस वाज इन 2005, और ये बात 2005 की है। अब आते हैं 2005 के बाद में 2020-21 में जब कोविड आ जाता है, तो उस घटना के 15 साल बाद में इसकी उपयोगिता हुई। तो कहते हैं आप अपने कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, उसका भाव यही है। उन्होंने अपनी खोज काम अच्छी तरह से किया और 15 साल बाद में उनकी ये खोज इतनी हुई कि इसे स्ट्रीट फास्ट कम समय में वैक्सीन तैयार की जा सकती है। इसका महत्व यही था, क्योंकि आप डीएनए की कॉपी एमआरएनए के रूप में पहले से ही रखते हैं। सो 15 years बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक से 15 साल पहले की बात है। बट द टाइम एंड द कंटेक्स्ट अराइव्ड इन 29, तो 29 में ये टाइम और कंटेक्स्ट, समय और संदर्भ आता है व्हेन द साइंटिस्ट टोल्ड द एमआरएनए वैक्सीन टू इंस्ट्रक्ट ह्यूमन सेल्स। तो उन्होंने क्या किया, एमआरएनए वैक्सीन को क्या किया, मानव कोशिकाओं को प्रशिक्षित करने के काम में लिया, टू मेक द एस प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द कोविड-19 वायरस। जो कोविड-19 का ये जो खतरनाक जो वायरस था, इसकी सतह पर जो क्या थे, एस प्रोटीन था। इसकी सतह पर जो एस प्रोटीन था, इस प्रोटीन को इंस्ट्रक्ट निर्देशित करने के लिए एमआरएनए टेक्नोलॉजी को काम में लिया। सो दिस कॉजेज द बॉडी टू क्रिएट एंटीबॉडीज, इसके कारण शरीर के अंदर एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, विच विल फाइट द वायरस, वो वायरस से लड़ लेती है। इफ द इंडिविजुअल एनी पर्सन वर टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन, अगर उसका क्या हो, किसी इन्फेक्शन से संपर्क हो। इफ द इंडिविजुअल वर टू कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कल्पना करते हैं तो वर्ब आती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ द इंडिविजुअल वर टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन, द रेस्ट ऑफ कोर्स इज हिस्ट्री, उसके बाद की सारी बात इतिहास है। तो इस एमआरएनए टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन सेल्स में जो एस प्रोटीन पाया जाता है, इसको ट्रेनिंग दी कि तेरे पर कोरोना का जैसे अटैक हो तो तुझे कैसे उसको हमला करके खत्म करना है। और इसी एमआरएनए टेक्निक ने क्या किया, इस साल का नोबेल प्राइज जीता है, जो बिल्कुल बिफिटिंग है। आई डू होप आपकी ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो थैंक यू मिस्टर खरीना एंड विशमैन फॉर दिस Nobel discovery, and thanks to Nobel Prize Committee also for selecting these scientists. So I do hope आपको कंटेंट पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि सभी को इस करंट इश्यू के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट डे एक और आर्टिकल के साथ, जो इसी तरह से बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण होगा और आपकी इंग्लिश मजबूत कराने में सहयोग बना रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।